हमसे हमारा ग्वादर छीन लिया, हमसे हमारा सीपेक छीन लिया। द मोस्ट अनडेवलप्ड एंड निग्लेक्टेड रीजन बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जिसकी जमीन के नीचे अनमोल खजाना, लेकिन जमीन के ऊपर विद्रोह का खौफनाक मंजर। ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में पाकिस्तान कई टुकड़ों में नजर आएगा। आज से कुछ साल पहले हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सर ने कहा, You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अगर पाकिस्तान भारत में एक बार और अटैक करता है तो वह बलूचिस्तान खो देगा। और यह बात सही होती दिख रही है। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे इस बार इंडिया नहीं बल्कि उसके खुद के लोग हैं। Was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. We are not Pakistani. It's not a statement by Baluchs. It's a war against Pakistan. और इन्हीं लोगों को कहा जाता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। 2 मई 2025 को इस संगठन ने 1947 से चली आ रही अपनी इस आज़ादी की लड़ाई को अंतिम मोड़ देने के लिए एक ऑपरेशन चलाते हैं, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला करना था। और इसे ही नाम दिया जाता है ऑपरेशन हेरोप 2.0। इतना ही नहीं, 9 मई 2025 को एक प्रोमिनेंट बलोच नेशनलिस्ट लीडर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मीर यार बलोच डिक्लेयर्ड बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बट सबसे बड़ा सवाल है, व्हाई बलूचिस्तान वांट्स फ्रीडम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के साथ साथ अरब सागर से लगती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल भूमि का 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 5% हिस्सा ही यहाँ निवास करती है, जिसमें से मुख्य रूप से बलूच लोग रहते हैं। बलूचिस्तान की फ्रीडम की मांग को डिटेल में समझने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने साउथ एशिया को छोड़ा, तब लगभग 500 रियासतें कानूनी रूप से स्वतंत्र हो गईं। उस समय अंग्रेजों ने कहा था, चाहे तो ये रियासतें भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ सकती हैं, और यदि रियासतें चाहें तो स्वयं को स्वतंत्र भी रख सकती हैं। उस टाइम पे वर्तमान के बलूचिस्तान में 4 रियासतें हुआ करती थी, खारन, मकरन, लास बेला और कलात। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत, जिसका नाम कलात था, वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, जबकि बाकी अन्य रियासतें पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाती हैं। स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की, कलात की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कलात की यह आजादी बहुत दिनों तक नहीं रही। साल 1948 में पाकिस्तान बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद पाकिस्तान हर वो नैतिक और अनैतिक तरीका अपनाता है जिससे वहां के लोगों यानी कि बलूच लोगों की आवाज को दबा सके। लेकिन आजादी की चाह रखने वाले बलूच लोग पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विरोध करना नहीं छोड़ते हैं, और कुछ सालों में ही यह विरोध एक विद्रोह का रूप ले लेता है। और यहाँ से शुरू होती है विद्रोह की एक अटूट श्रृंखला, जिसमें आज भी पाकिस्तान जल रहा है। पहली बार एक बड़े विद्रोह की आग को हवा तब मिलती है जब पाकिस्तान 1 यूनिट नीति को लाता है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलाना था। पाकिस्तान की इस नीति को सुनकर स्वतंत्रता की चाह रखने वाले बलूच लोगों का खून खौल जाता है। उन्होंने इस नीति के विरोध में 1954 में एक बड़े विद्रोह को अंजाम दिया। उसके बाद कई अन्य छोटे विद्रोह भी हुए और विद्रोहों का यह सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1955 में 1 यूनिट नीति को पूरे पाकिस्तान में लागू कर देता है। कलात के खान नवाब नौरोज खान का मानना था कि 1 यूनिट नीति उनकी संस्कृति और पहचान को खत्म कर देगी, इसलिए उन्होंने 1958 में कलात को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलूच लोग नवाब नौरोज खान को दादा नौरोज कहते थे। कलात की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पाकिस्तान नवाब नौरोज खान को धोखे से आत्मसमर्पण कराकर गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता है। पाकिस्तान की क्रूरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दादा नौरोज खान के बेगुनाह परिवार के 5 सदस्यों, बेटों और भतीजों को देशद्रोह और पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या में मदद करने के आरोप में उन्हें फांसी दे दी जाती है। उसके बाद पाकिस्तान ने बलूच लोगों पर अत्याचार पे अत्याचार किए, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की चाह को उनके दिलों से खत्म नहीं कर पाए।
1958 के विद्रोह के बाद 1960 के दशक में बलूच अलगाववादी आंदोलन ने फिर से रफ्तार पकड़ी, जिसमें शेर शाह मोहम्मद बिजरानी, जिन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया, उन्होंने 1963 से 1969 के बीच अपने स्वयं के विद्रोही ठिकाने बनाए। और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक समान विचारधारा रखते थे, उनका गुरिल्ला युद्ध में नेतृत्व किया। गुरिल्ला युद्ध एक ऐसी रणनीति होती है जो हिट एंड रन के रणनीति पर आधारित होती है, यानी दुश्मन पर अचानक हमला करके भाग जाना। इस युद्ध नीति में लड़ाई आमने सामने न होकर छिप कर की जाती है। 1963 से 1969 तक चल रहे इस विद्रोह के प्रमुख 3 लक्ष्य थे। पहला, पाकिस्तान की सुई गैस क्षेत्रों से होने वाले गैस व्यापार से जितना भी धन प्राप्त होता है, उस धन को वहां के आदिवासी नेताओं के साथ साझा करना, जिससे उस धन का उपयोग वहां के डेवलपमेंट में किया जा सके। दूसरा लक्ष्य था, पाकिस्तान ने जिन बलूच लोगों को गिरफ्तार किया था या कैद किया था, उनकी रिहाई करवाना। और तीसरा लक्ष्य था, वन यूनिट नीति को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को मजबूर करना। कई छोटे बड़े विद्रोहों के बाद भी बलूच लोग असफल रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो आजादी की चाह कई वर्षों से बलूच लोगों के अंदर जल रही थी, वह धीरे धीरे शांत होती दिख रही थी। लेकिन 1971 में बांग्लादेश आजाद हो जाता है, जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश की इस स्वतंत्रता ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की धीमी पड़ चुकी आग को कई गुना अधिक बढ़ा दिया, जिस पर बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान पर स्वशासन की मांग करते हैं। लेकिन 1973 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने राजद्रोह का हवाला देते हुए बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, वहां की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उन क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक जो बलूच लोग अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, अब उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ रहा था। मार्शल लॉ, इसे साधारण भाषा में सैनिक कानून कहते हैं। मार्शल लॉ लग जाने के बाद किसी देश या राज्य में सरकार के बजाय सेना को शासन का अधिकार होता है। यह कानून मुख्य रूप से आपातकालीन स्थितियों में लगाया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र में अशांति या दंगे हो रहे हों या फिर कोई बड़ी आपदा आ गई हो। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद बलूचिस्तान में असंतोष और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर सशस्त्र विद्रोह हुआ। इसके लिए खैर बख्श मर्री ने एक संगठन का गठन किया, जिसे नाम दिया बलूचिस्तान पीपल लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक विद्रोही दल था। और इसी के नेतृत्व में मर्री और मेंगल जैसी जनजातियां केंद्र सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में उतर गई। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने ईरान की सहायता से अलगाववादियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से विरोधों में गिरावट आई। लेकिन यह किसी प्रकार का अंत नहीं था। 21वीं सदी के स्टार्टिंग में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट में और गैस प्रोजेक्ट में भारी निवेश हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई भी इसका फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण बलूचिस्तान में संघर्ष ने नई रफ्तार पकड़ी और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठे। पाकिस्तान ने विरोधों के जवाब में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। पाकिस्तान के इस मिलिट्री ऑपरेशन की खास बात थी कि बलूच लोग दिन प्रतिदिन गायब हो रहे थे और बलूचों के गायब होने की संख्या हजारों में बताई जाती है। और इस विद्रोह के बाद 2006, 2009, 2014, 2018 में कई विद्रोह हुए और 2019 के बाद से विद्रोहों ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया और पाकिस्तान उसके लावे में आज भी जल रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। 2 मई 2025 को बलूचिस्तान का सबसे एक्टिव संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हैरो 2.0 चलाया, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला करना था। और उसके बाद 9 मई 2025 को फाइनली एक प्रोमिनेंट बलोच नेशनलिस्ट लीडर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और जिसके बाद से वहां के सभी लड़ाके संगठन एक्टिव हो गए। बलूचिस्तान में विद्रोह और पाकिस्तान से अलग होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहली, अपनी संस्कृति और पहचान को बचाना। बलूचिस्तान में मानव बस्तियों के होने के 7000 ईसा पूर्व के कई रिकॉर्ड मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं। इसलिए बलूचिस्तान का आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाना भी है। बलूच लोग अपनी भाषा, संगीत, पोशाक और पारंपरिक जीवन शैली को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। उनका विश्वास है कि वन नेशन वन आइडेंटिटी उनकी पहचान को खत्म कर देगी।
बलूच लोगों द्वारा सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उनकी स्कूलों से बलूची भाषा को नकार दिया गया है और स्थानीय इतिहास को उनके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जिससे उनकी संस्कृति और उनके इतिहास पे संकट मंडरा रहा है। यह पहचान की लड़ाई बलूच लोगों में गुस्सा और अलगाव की भावना को बढ़ा रही है। दूसरा कारण है बलूच लोगों का आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट। बलूचिस्तान पाकिस्तान की भूमि का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। और यही कारण है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा और खनिज प्रदान करता है, जिसमें नेचुरल गैस, सोना, लोहा, कोयला और भी बहुत कुछ शामिल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाला यह प्रदेश आज भी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहा है। यहाँ ना तो अच्छे सड़कें हैं, ना तो कोई अच्छा अस्पताल और ना ही अच्छे स्कूल हैं। ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण स्थानीय मछुआरे अपनी रोजी रोटी तक खो चुके हैं। बलूच लोगों का कहना है कि उनकी जमीनों से फायदा तो उठाया गया, पर उन्हें भूख, बेरोजगारी और अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिला। तीसरा कारण है बलूच नेताओं की राजनीतिक उपेक्षा और सत्ता से बहिष्कार। बलूच नेताओं और आम लोगों की शिकायत है कि उन्हें अपने प्रदेश के फैसलों में ही शामिल नहीं किया जाता। इस्लामाबाद से बिना उनकी राय के फैसले थोपे जाते हैं। जो नेता उनका विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोही बताकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या फिर उन्हें देश के बाहर भेज दिया जाता है। बलूचिस्तान की विधानसभा केवल नाम मात्र की एक संस्था बन गई है। असली ताकत तो सेना और खुफिया एजेंसियों के पास है, जिसके कारण बलूच नेताओं और आम आदमियों के बीच एक गहरी खाई बन गई है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बलूच लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन और सैन्यीकरण। बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस बलूच लोगों को जबरदस्ती गायब कर रही है। हमसे हमारा ग्वादर छीन लिया, हमसे हमारा सिपेक छीन लिया। हम कुछ भी नहीं मांगते उनसे, हम सिर्फ अपने बंदे मांगते उनसे। और कई बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि बिना किसी कोर्ट केस के उन्हें मार दिया जाता है। झूठे एनकाउंटर और फेंक मुठभेड़ वहाँ के लिए आम बात हो गई है। पता है कि आपके मामू ने कुछ किया होगा तुमको लेकर, वो क्या कर सकते हैं? उनकी उसकी एक छोटी बेटी है, बोलते मुझसे पूछते हैं मानो ईद पे सबके। बलूच लोगों द्वारा जब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो इन घटनाओं को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताकर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ह्यूमन राइट वॉच द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 2011 से जनवरी 2024 के बीच पाकिस्तान से लगभग 8000 से अधिक लोगों के गायब होने के मामले दर्ज किए गए और पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस द्वारा पाकिस्तान से लगभग 10,000 से अधिक लोगों के जबरन गायब होने के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2700 से अधिक लोग बलूचिस्तान से गायब हुए हैं। लेकिन मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इससे भी कहीं अधिक हैं। कहते हैं जब जब अन्याय का पलड़ा भारी होता है तब तब कोई न कोई मसीहा बनकर सामने जरूर आता है। बलूचिस्तान में इन्हीं सभी अन्याय के कारणों के चलते बलूच उग्रवादी संगठनों का जन्म हुआ। बलूचिस्तान में कई सशस्त्र संगठन एक्टिव हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन आर्मी। इन सभी संगठनों का केवल एक ही उद्देश्य है, बलूचिस्तान की आजादी। पाकिस्तान इन्हें आतंकवादी कहता है, जबकि बलूच समर्थक स्वतंत्रता सेनानी। जिज्ञासु, आपका क्या मानना है? क्या बलूच लोग आतंकवादी हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी? कमेंट में जरूर बताइए।